गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रीना खनूजा, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए जो उनका प्रथम विषय है मानव शरीर क्रिया विज्ञान, उसके चैप्टर रक्त के बारे में आज आपको यहाँ पे बताने आई हूँ। आपका जो ये चैप्टर है रक्त जो कि हमने पहले डिस्कस किया, ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। इट इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि तरल संयोजी उत्तक है। आज हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। और रक्त की स्टडी को क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। जो आप रक्त का अध्ययन कर रहे हो उसको बोलते हैं हेमेटोलॉजी। रक्त जो है हमारे शरीर का जीव द्रव्य है, यानी कि हमारे शरीर को जीवन देता है। आप देखेंगे कि रक्त हमारे शरीर में निरंतर बहता रहता है, कभी भी नहीं रुकता। और ये हमारे शरीर की हर कोशिका को, शरीर की ऊपर से लेकर नीचे तक हर कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाता है, पोषक तत्व पहुंचाता है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और भी जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको लेकर के उत्सर्जन अंग में जाता है और वहां से उत्सर्जित होते हैं। यानी कि ये जो क्रिया है निरंतर चलती रहती है, कभी भी नहीं रुकती। हमेशा जो रक्त जो है तरल है और वो पूरे शरीर में निरंतर बहता रहता है। अब रक्त कैसा दिखाई देता है? हम सब जानते हैं कि रक्त हमें लाल रंग का दिखाई देता है, और इसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, यानी कि इट्स एल्कलीन इन नेचर। और इसका जो आयतन है वो हमारे शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर है, यानी कि एक स्वस्थ शरीर में ये 5 से 6 लीटर पाया जाता है। और हम अगर पुरुष और महिला में कंपेयर करें तो महिलाओं का आकार थोड़ा छोटा होता है, तो वहां पे वो 4.5 से 5.5 लीटर होता है, और पुरुषों में 5 से 6 लीटर होता है। यानी कि हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर पे और हमारी हाइट और इस पे सब पे निर्भर करता है कि हमारे रक्त की मात्रा क्या है। लेकिन ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं कि इट्स 5 to 6 लीटर इन अ कॉमन हेल्दी मैन। अब हम देखते हैं कि रक्त का संगठन क्या है। रक्त का संगठन अगर देखें तो इसके 2 रूप होते हैं, लिक्विड एंड सॉलिड। अगर हम एक फ्लास्क में 100 ml रक्त रखते हैं तो हम थोड़ी देर में देखेंगे कि जो नीचे वाला हिस्सा है वो थोड़ा सॉलिड सा दिखाई देगा, और ऊपर हमें एक येलो कलर का तरल दिखाई देगा। नीचे का जो हिस्सा है वो करीब 45% हो जाएगा और ऊपर का 55%। यानी कि इसमें हम देखेंगे कि जल की मात्रा अधिक है और ठोस कण कम है। 45:55% का रेशियो रहता है। नीचे जो ठोस आपको दिखाई दे रहा है उसे हम कहते हैं कणिका, और ऊपर वाले को बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है। अब प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा जल है, जो कि हम देखें तो हमें सफेद या हल्के पीले से रंग का दिखाई देता है। 95 से 95% तो जल होता है, और इसके बीच में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? एक तो एल्बुमिन होता है, काफी अधिक मात्रा में एल्बुमिन होता है। फिर ग्लोबुलिन होता है, उसके बाद फाइब्रिनोजन होता है। फाइब्रिनोजन इस फाइबर्स रेशे टाइप होते हैं, जो कि हमारा जब हमें कहीं चोट लगती है तो थोड़ी देर में हम देखते हैं कि थक्का सा बन जाता है, दैट इज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। यानी कि जो चोट होती है वो सूख जाती है और रक्त का बाहर बहना बंद हो जाता है, यानी कि फाइब्रिनोजन की वजह से फाइबर्स बन जाते हैं। तो ये रक्त का जो थक्का बनता है उसका मेन कारण फाइब्रिनोजन होता है। एक इसमें हम देखेंगे हेपेरिन नामक का एंटीकोगुलेंट प्रोटीन भी पाया जाता है। हेपेरिन का काम क्या है? रक्त को तरल अवस्था में रखना, यानी कि हमारे शरीर में जो रक्त निरंतर बहता रहता है वो तरल अवस्था की वजह से होता है। तो हेपेरिन जो है वो रक्त को जमने नहीं देता। अगर हमारे शरीर में हेपेरिन की कमी हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो थक्का बन जाएगा, क्लॉटिंग हो जाएगी, और क्लॉटिंग होने से क्या होगा? मस्तिष्क तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो व्यक्ति को या तो दौरे पड़ सकते हैं, और या फिर कई बार उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो हेपेरिन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोटीन है जो कि हमारे शरीर में रक्त को तरल अवस्था में रखता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होती हैं, कुछ भोज्य पदार्थ भी होते हैं, व्यर्थ पदार्थ भी होते हैं। इसके अलावा खनिज लवण जो कि मिनरल्स होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, ये सब भी पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया प्लाज्मा। अब आता है कणिकाएं। कणिकाएं जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, जिसे हम बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। सेकेंड इज श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। एंड थर्ड इज बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स।
ठीक है। अब इन तीनों प्रकार की कणिकाओं में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी पाई जाती है? लाल रक्त कणिका है। अब लाल रक्त कणिका है क्योंकि बहुत अधिक पाई जाती हैं कि पूरा जो रक्त है वो हमें लाल रंग का दिखाई देता है। अगर हम देखें तो लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो सबसे अधिक होती है, यानी कि एक क्यूबिक मिलीमीटर रक्त में करीब 4.5 से लेकर 6 लाख तक आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। बहुत थोड़ी मात्रा, एक बूंद रक्त में आपको लाखों की मात्राओं में आरबीसी दिखाई देंगे। इनका आकार बहुत छोटा होता है, दैट इज 7.5 माइक्रोन। और इन जो आरबीसी होते हैं उनमें हम देखें ध्यान से तो इनमें केंद्रक नहीं होता, है। और इनकी जो अवधि है, जीवित रहने की अवधि है, वो 90 से लेके 120 दिन है, यानी कि 3 to 4 मंथ्स। आफ्टर 3-4 मंथ्स पुरानी आरबीसी खत्म हो जाती है और नई बनती जाती है, और एक ये निरंतर प्रक्रिया हमारे शरीर में चलती रहती है कि नई आरबीसी बनी, पुरानी क्षतिग्रस्त हो गई। इस तरह से जो ये है, इनका जो लाइफ का पीरियड है दैट इज करीब 120 डेज। इनमें हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से ही तो ये लाल दिखाई दे रही है। और हीमोग्लोबिन का क्या कार्य क्या है? ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन वाहक का काम करती है, यानी कि हमने जो सांस लिया, हमारे वायु अंदर आई तो उसमें ऑक्सीजन आ गए, तो हीमोग्लोबिन उसको अपने साथ ले लेती है और उस ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाती है, और उसके बाद वापस हीमोग्लोबिन जो है वापस आ जाती है और इसका रंग लाल से थोड़ा नीला हो जाता है, यानी ऑक्सीजन की वजह से हीमोग्लोबिन थोड़ा हमें रेड दिखाई देता है। और इसका जो हम ये कहेंगे आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आरबीसी जो होती है वो अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, दैट इज बोन मैरो। जो कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, आरबीसी जो मृत हो जाती है वो प्लीहा में चली जाती है, दैट इज स्प्लीन। हमारी एक ग्रंथि है प्लीहा, तिल्ली जिसे कहते हैं, स्प्लीन, तो उसको हम आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। यानी कि जो नष्ट होली, जो मैंने बोला है कि 90 से 120 दिन होती है उसकी लाइफ, उसके बाद वो नष्ट हो जाती हैं, तो प्लीहा में जाकर के उनका वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और वहां से उनका हीमोग्लोबिन को वापस ले लिया जाता है। फिर हम ये कह सकते हैं कि इनके सतह पर, आरबीसी के सतह पर एंटीजेंस होते हैं। इन एंटीजेंस की वजह से हमारा जो रक्त वर्ग है, हम उस ब्लड ग्रुप को, हमें मालूम पड़ता है कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है। अगर आरबीसी की सतह पर अगर हम देखेंगे कि ए एंटीजन पाए जाते हैं तो हमारा रक्त वर्ग समूह जो होगा ए ब्लड ग्रुप कहलाएगा। अगर इसके एंटीजन बी होंगे तो हमारा ब्लड ग्रुप बी कहलाएगा। अगर दोनों प्रकार के एंटीजन होंगे तो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और अगर कोई भी प्रकार का एंटीजन नहीं होगा तो हमारा ओ ब्लड ग्रुप कहलाएगा। यानी कि हमारे जो 4 ब्लड ग्रुप्स हैं वो भी आरबीसी के ऊपर जो उसकी सतह पर एंटीजेंस होते हैं उस पर निर्भर करते हैं। अब हम आते हैं दूसरी प्रकार की कणिका, वो है श्वेत रक्त कणिका, यानी कि WBC। अगर हम इसमें देखें, इनको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और अगर इसकी जो मात्रा होती है वो देखेंगे तो वो होती है 6000 से 8000 क्यूबिक मिलीमीटर, यानी कि बहुत कम होती है। कंपेयर करें अगर हम आरबीसी से तो वो लाखों में होती है और ये सिर्फ 6 से 8000 होती है, लेकिन इसका आकार बड़ा होता है। और इस दोनों में जो डिफरेंस है ये है कि इसमें केंद्रक पाए जाते हैं, दैट इज इसमें सेल्स होते हैं, जबकि आरबीसी में कोई सेल नहीं होता और इसमें सेल्स पाए जाते हैं। अब ये 2 प्रकार की होती है, दानेदार और दाने रहित, यानी कि ग्रैनुलर और नॉन ग्रैनुलर। दानेदार जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, उदासीन रागी जिसको हम न्यूट्रोफिल कहते हैं, फिर इओसिनोफिल एंड थर्ड इज बेसोफिल। अब हम अगर देखें कि ये जो न्यूट्रोफिल है इसमें ये करीब 60 से 70% जो कोशिकाएं होती हैं वो न्यूट्रोफिल होती हैं, और इनका जो काम है वो क्या है, कणों का भक्षण करना, यानी कि हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करना, बड़े जो कण होते हैं उनको भक्षण करना। तो इसको हम माइक्रो पुलिसमैन भी कहते हैं। ये हमारे शरीर की क्योंकि रक्षा करती है, पुलिस का काम होता है रक्षा करना, तो इसको माइक्रो पुलिसमैन भी कहा जाता है। और इसके जो केंद्रक होते हैं वो बहुपाली होते हैं। सेकंड जो होती है वो है इओसिनोफिल। ये जो है करीब हम कह सकते हैं 3 to 5% हमारे ये कोशिकाएं पाई जाती हैं,
और ये एलर्जी, जब हमारे शरीर में एलर्जी होती है उस अवस्था में ये बढ़ जाती है। और इसको हम देखें तो इसका जो आकार है ये आप देखेंगे तो ये बहुपाली है। तीसरे प्रकार की होती है बेसोफिल। बेसोफिल की संख्या बहुत कम होती है, करीब 1% ही ये होती है, और इसका जो है एस शेप की होती है, और ये इसका काम क्या है, परजीवी संक्रमण से ये हमारी रक्षा करती है। फिर जो दूसरे प्रकार की हमने देखी थी श्वेत रक्त कणिकाएं, वो है दाने रहित, यानी कि इसमें दानेदार नहीं होते। ये दो प्रकार की होती है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट करीब 25 से 30% होती है, जबकि मोनोसाइट 3 to 5% होती है। लिम्फोसाइट का हमारे शरीर में बहुत बड़ा एक हम कह सकते हैं कि कार्य करती है। ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधकता क्षमता को बढ़ाता है, हमें रोगों से रक्षा करता है। और जो मोनोसाइट है, जो कि 3 से 5% ही होता है, ये कोशिकाओं का भक्षण करता है। यानी कि फिर हम इसको देखें तो न्यूट्रोफिल की तरह होता है, ये भी हमारे शरीर से हमें रक्षा कर रहा है, यानी कि ये कोशिकाओं का भक्षण कर रहा है, जिसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। और इसको बोलते हैं मैक्रोपुलिस में, यानी कि फिर से ये पुलिस की तरह कार्य कर रहा है और हमारे शरीर की रक्षा कर रहा है। तो इस तरह हम देखेंगे कि श्वेत रक्त कणिकाएं जो हैं, ये हमारे शरीर में हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती है। इसका बहुत महत्व है। हमें कोई बीमारी होती है, कुछ होती है, हमारे शरीर में कुछ एंटीबॉडीज कुछ आ जाती हैं, तो ये इनकी मात्रा बढ़ जाती है और ये हमारे शरीर में हमारी रक्षा करती है। यानी कि हर बीमारी में WBC की संख्या बढ़ जाती है, सिर्फ एक छोड़ के, दैट इज एड्स या HIV में इनकी जो संख्या है वो कम हो जाती है। तो WBC हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती है। तीसरे प्रकार की रक्त कणिकाएं हैं रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु की संख्या करीब 3 से 5 लाख होती है प्रति घन मिलीमीटर रक्त में, और इसका काम भी है रक्त का थक्का जमाना, यानी कि कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। हमें जब चोट लगती है तो रक्त बिंबाणु हमारे रक्त का थक्का जमा देते हैं ताकि ब्लड का बहना रुक जाए। इसके अलावा ये हमारे जीवों से रक्षा करती है। कोई भी हमारे शरीर में बैक्टीरिया वगैरह प्रवेश करते हैं तो उनका भक्षण करती है, हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती है। और इसकी जो लाइफ है वो 5 से 9 दिन होती है। और बिंबाणु का ये है कि कई बार किसी रोग में इनकी संख्या कम हो जाती है, जैसे हमने डेंगू फीवर में सुना है कि प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और उनको प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ते हैं। तो कई रोगों में इनकी प्लेटलेट्स की जब संख्या कम हो जाती है तो हमारे शरीर में जैसे कई हम देख सकते हैं सिम्टम्स जो होता है, जैसे कि शरीर में सूजन आ जाती है, शरीर में दाने हो जाते हैं, चकत्ते बन जाते हैं। और कई बार अगर इसकी संख्या 50,000 से कम हो जाए तो हमारी रक्त वाहिकाएं जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें से ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो बिंबाणु भी का कार्य जो है वो मेन है हमारे शरीर से शरीर के रोगों से रक्षा करना, जीवाणुओं से रक्षा करना। इस तरह आपने देखा कि रक्त बहुत महत्वपूर्ण है और ये शरीर में निरंतर बहता रहता है और हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है। ठीक है, अब शरीर की रोगों से रक्षा करना, जो विषैले पदार्थ हैं उनका भक्षण करना, कोशिकाओं का कणों का भक्षण करना इत्यादि हमने देख लिया कि हमारे शरीर को रोगों से बचाता है। लेकिन अब अगर हम डिस्कस करें कि रक्त के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, तो अगर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं तो पहला कार्य क्या हो गया, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमें ये समझ में आया कि पहला कार्य रक्त का क्या होता है, आदान प्रदान। आदान प्रदान किसका, कि रक्त हर बहता हुआ हर कोशिका तक जाता है, वहां पे ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाता है। ठीक है, उस ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाकर वो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस हृदय की तरफ ले जाता है और हृदय से वो फेफड़ों में जाता है और इससे हम वायु द्वारा बाहर निकाल देते हैं। हम वायु द्वारा सांस अंदर लेते हैं, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन आती है, वो ऑक्सीजन लंग्स में जाती है और लंग्स से फिर वो रक्त के अंदर मिल जाती है, जो कि फिर हृदय में जाती है। हृदय से महाधमनी के द्वारा, धमनी की शाखाएं होती हुई शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाई जाती है। तो यानी कि ऑक्सीजन को देना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना रक्त का मुख्य कार्य है। दूसरा इसका कार्य है भोज्य पदार्थों का वहन, यानी कि जो हम भोजन करते हैं वो डाइजेस्ट होता है कहाँ पे जाकर के, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब भोजन पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है तो वो रक्त में मिल जाता है और रक्त उन पोषक तत्वों को कहाँ पहुंचाते हैं, शरीर की हर कोशिका तक। शरीर की हर कोशिका तक भोज्य पदार्थ पहुंचाए जाते हैं और वहां से वेस्ट प्रोडक्ट लेकर के वो वापस से
जहां से उनका उत्सर्जन करना होता है वहां पर पहुंचा देता है। जैसे कि किडनी में ब्लड आता है और वहां पे फिल्टर होता है, अधिक मात्रा जो जल की होती है उसके साथ जो हमारे शरीर में जो व्यर्थ पदार्थ है, विषैले पदार्थ है जिनकी हमारे शरीर को जरूरत नहीं है, यूरिया, यूरिक एसिड इत्यादि, वो समुद्र के रूप में बाहर निकलते हैं। तो ये सब कार्य कौन करता है? रक्त। यानी कि रक्त का कार्य है भोज्य पदार्थों को पहुंचाना और व्यर्थ पदार्थों को वापस लाना, यानी कि उत्सर्जी पदार्थों का वहन करना। फिर है हार्मोन्स का वहन करना। अब हार्मोन क्या होता है? हार्मोन जो होता है एक तरह का रस होता है जिन्हें की एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। हमारे शरीर की जो ग्रंथियां हैं, कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जिनको अपना रस बाहर निकालने के लिए नलिका नहीं होती, वो होती हैं दैट आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, नलिका विहीन ग्रंथियां। अब इन रस को उस स्थान पे कौन पहुंचाता है? रक्त। वो ग्लैंड्स कौन सी हैं? जैसे कि थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है एंड पेनक्रियास है, और हमारी रिप्रोडक्टिव जो ग्रंथियां हैं, इन सब में जो हार्मोन बन रहा है उनको उनकी जगह पे पहुंचाने का कार्य रक्त करता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। फिर है ताप नियंत्रण, दैट इज टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना। हमारा बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है तो रक्त जो है पसीने के रूप में रक्त में से टेम्परेचर जो है अधिक तापमान निकल जाता है और हमारा शरीर का जो सामान्य तापमान है वो हमेशा मेंटेन रहता है। तो इसका ये बहुत बड़ा फंक्शन है टू कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर, उसको हमेशा नॉर्मल बनाए रखना। फिर है एक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जीवाणु से रक्षा करता है, ये हमारी बीमारियों से रक्षा करता है। हमारे शरीर में कुछ भी इस तरह के पदार्थ आ जाते हैं जो बैक्टीरिया वगैरह जिनसे हम बीमार हो सकते हैं तो उनका भक्षण करता है और हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि रक्त का थक्का बनना। रक्त का जो हमने पहले बोला कि हिपेरिन की वजह से रक्त हमेशा निरंतर बहता रहता है, लेकिन कई बार हमें जब चोट लग जाती है तो उस समय रक्त का जमना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस समय फाइब्रिनोजन जो होता है, जो कि हमने देखा था कि प्लाज्मा में होता है, और इसके अलावा जो रक्त बिंबाणु होते हैं ये सब मिलकर के रक्त की क्लॉटिंग करते हैं, यानी कि रक्त जम जाता है और शरीर से रक्त बहना बंद हो जाता है। तो इस तरह आपने देखा कि रक्त जो है एक संयोजी ऊतक है, पार्ट ऑफ कनेक्टेड टिश्यू, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। यानी कि एक सेकंड भी ब्लड का बहना रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने देख लिया कि इसके बहुत से महत्वपूर्ण कार्य हैं कि शरीर की हर कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाना, तरल जो हार्मोन्स हैं उनको पहुंचाना, इसके अलावा भोज्य पदार्थों को पहुंचाना और जो विषैले पदार्थ हैं, जिन व्यर्थ पदार्थ हैं उनको बाहर निकालना, ये सब कार्य रक्त का है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।